हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में, एक नए लेक्चर में, जो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा एंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। मैं लेकिन आपके प्लानर में ये लेक्चर है, उसका नाम दिया हुआ है विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी, विद्युत गतिकी नाम से, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन सेशन। आइए, इसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल में कहा जाता है, चित्रानुसार एक परिपथ में जेड प्रतिबाधा वाले एक विद्युत लोड को एसी स्रोत से जोड़ा गया है। समय के साथ स्रोत का विभव V बराबर 300 साइन 400 टी के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां टी सेकंड में है। सूची 1 में विद्युत लोड के विभिन्न विकल्प दिखाते हैं। परिपथ में संभावित धाराएं समय टी के फलन के रूप में होंगी। संभावित धाराएं समय के फलन के रूप में आपको बतानी। ये लोड है। अब इस लोड में बेटा कुछ भी हो सकता है। इसमें आर हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, आरसीएल परिपथ हो सकता है, या आरसी हो सकते हैं, एलसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लोड के बारे में बताया नहीं गया। जैसे एसी परिपथ में जो अपन परिपथ के अवयव पढ़ते हैं ना, एक प्रतिरोध, एक संधारित्र और एक प्रेरकत्व, तीन होते हैं। अब फिर इनके संयोजन पढ़ते हैं। कोई एल आर सर्किट होता है, कोई एल सी सर्किट होता है, कोई आर एल सर्किट होता है, एल सी आर सर्किट होता है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और v की वैल्यू हमें इस प्रकार से दी गई है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर वी नॉट का मान कितना है, 300 है, और ओमेगा का मान कितना है बेटा, 400 है। ओमेगा का मान कितना दोस्त, 400 है, ठीक है। तो देखो, पहले केस में दिया गया है कि सिर्फ लोड में सिर्फ प्रतिरोध है। पहले ऑप्शन में क्या है बेटा, सिर्फ प्रतिरोध है। तो इस केस में धारा अपन जानते हैं, आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए कि यहाँ पर अगर अपन धारा लेते हैं, यहाँ पर धारा लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वी सी होता है, यहाँ पर अपन वी आर लिखा करते थे, और यहाँ पर अपन लिखा करते थे वी एल, यहाँ पर वी एल होता था, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में सिर्फ प्रतिरोध है, तो हम कहेंगे धारा इधर हो गई आई, और इस साइड क्या हो गया बेटा, आपका वी आर हो गया, वी आर। तो सिर्फ प्रतिरोध होता है तब धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। धारा और वोल्टेज कैसे होते हैं बेटा, समान कला में होते हैं, इनमें कोई कलांतर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम धारा का मान ज्ञात करें, धारा का शिखर मान, तो आई नॉट इज इक्वल टू, धारा का शिखर मान इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड लिखेंगे। जेड का मान आर के ही बराबर है, एक ही अवयव है। और वी नॉट कितना दिया हुआ है बेटा आपको, वी नॉट का मान दिया हुआ है 300, और आर का मान कितना दिया है 30। यो काटा कूटा मचाया, तो धारा का जो शिखर मान है ये किसके बराबर आ गया है, 10 एम्पियर के। धारा का शिखर मान बेटा 10 एम्पियर के बराबर आ गया। ऐसा ही है, यस। तो 10 एम्पियर किस केस में धारा है, ये 30 में। धारा का शिखर मान 10 एम्पियर किस ग्राफ में है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। इसमें शिखर मान 5 है, इसमें शिखर मान 5 है, इसमें शिखर मान 10 है, इसमें शिखर मान 10 है, इसमें शिखर मान 20 है। तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अब देखो, कोई कलांतर नहीं है, इनके मध्य कोई कलांतर नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या है भाई, 5, इतना। हमको तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं भाई। 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। ए भी 10, ए भी 10, 3 4 में कोई अंतर ही नहीं है मित्रों। देखो देखो, ढूंढो। ये 0 0 से शुरू हुई, अधिकतम धारा 10 है, पाई पाई है, 2 पाई 2 पाई है। क्या डिफरेंस है,
हमको तो कुछ कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो ये पता चल गया कि धारा का अगर हम अब इक्वेशन लिखें तो धारा की इक्वेशन क्या होना चाहिए, आई नॉट इज इक्वल टू अधिकतम धारा कितना 10 और ये साइन 400 इंटू टी, 400 इंटू टी होना चाहिए। तो साइन का ग्राफ बनेगा बेटा। साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये भी ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर गया नीचे आया। आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, ये अरे साइन का ही ग्राफ है, दोनों ही साइन के ग्राफ है। आवृत्ति आवृत्ति कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों का ग्राफ सेम है भाई, तो दोनों ही ऑप्शन अपन रख के चलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कि एक का एक ही है, एक के दो हैं। तो P का अगर अपन देखें तो ये तो है ही नहीं, P का 1 नहीं है, P का 1 नहीं है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, 3 है, 4 दिया ही नहीं है। मुझे लगता है कि ग्राफ में को शायद थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ है बनाने में। चलिए अपन आगे चेक करते हैं ना, कॉन्सेप्ट समझते चलो सॉल्व कैसे करना है अपन को। अब अगले केस में क्या है, हमारे पास आर है एल है, क्या है बेटा, आर एल है। ठीक है, क्यू वाले केस में। तो इस केस में अगर हम प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करें तो प्रभावी प्रतिरोध जैसे एक्सएल है, एक्सएल का वैल्यू कितना लिखते हैं अपन, ओमेगा इंटू एल लिखते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना है 400 इंटू 100 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में है। तो एक जीरो बचेगा, ये 40 बचेगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 40 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z इज इक्वल टू अपन लिखते हैं इस केस के लिए √R² प्लस XL², है ना। इस केस में आपके पास R है और VL है, R है L है ना, प्रतिरोध है और इंडक्टर है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 50 ओम। सर कैसे आ गई, हमने कहा ये 40 ओम है, ये 30 ओम है, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, 50 आ जाएगा, है ना। 30 का वर्ग 900 और 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 1600, 2500 ऐड हो गया, 2500 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू केस में ये आपको जेड मिल गया। अब हमें शिखर मान लिखना है यहाँ पर, शिखर मान। तो आई नॉट इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, वी नॉट बाय जेड। तो आई नॉट का मान कितना आ जाएगा 300 अपॉन जेड, जेड का मान कितना है 50 है। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, आई नॉट का मान आएगा बेटा, आई नॉट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। शिखर मान कितना आएगा 6 एम्पियर। ठीक है, 6 एम्पियर, 50 है 30 है, यस 6 एम्पियर किस में है, 6 एम्पियर तो किसी में भी नहीं है। शिखर मान 6 एम्पियर किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो क्यू के क्या क्या ऑप्शन है, 4 या 5 है। ये तो हम पहले ही गलत कर चुके हैं। तो क्यू का क्या है बेटा, एक 4 है और एक 5 है, मतलब ये तो गलत ही हो चुका है। क्यू का तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो भाई इस वाले में तो शिखर मान कितना है, ये 20। ठीक है, तो बेटा इस ग्राफ में थोड़ी सी गलती है, मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूं कि ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। जैसे क्यू केस के लिए कैसा बनेगा ग्राफ। तो भाई क्यू केस के लिए कुछ ऐसा सीन होगा, मैं आपको बना के बता देता हूं। अरे यार, क्यू केस के लिए धारा अपन कैसे लिखेंगे। तो देखो आई इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी -φ। सर -φ क्यों, फाई क्या है, कलांतर में का -φ इसलिए, देखो यहाँ पर आर है, यस सर, यहाँ पर एक्सएल है, यस सर। ठीक है, तो जो परिणामी वोल्टेज आएगा, परिणामी प्रतिबाधा आएगी, जेड इस दिशा में आएगी, यस सर, जेड इस दिशा में आएगा। ठीक है, जिस दिशा में जेड होता है उसी दिशा में भी होता है परिणामी वोल्टेज। धारा कहाँ है, इधर है। तो अब देखो परिणामी वोल्टेज इधर है, धारा इधर है, तो वोल्टेज से धारा पीछे है कितना, फाई कला। वोल्टेज से धारा पीछे, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया, इसलिए हमने क्या लगाया बेटा, माइनस लगाया। और फाई का मान अपन ज्ञात करना चाहें तो 10 फाई इज इक्वल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल का वैल्यू कितना है, ये 40 आया था, आर का वैल्यू कितना है, ये 30 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 10 फाई, तो यहाँ से फाई का वैल्यू कितना आ गया 53 डिग्री। 10 फाई का वैल्यू कितना आया 4/3, तो फाई का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री आया। तो अंततः जो अपन करंट लिखेंगे, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू
आई बराबर आई नॉट का वैल्यू कितना है या 6 एम्पियर है ना। एक बार कैलकुलेशन में और देख लेना आप, इधर आ जाएगा साइन 400t माइनस 53 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, बस इसका ग्राफ बनाना है। ये इक्वेशन बनेगा, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना आपको आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला केस अपन डील करते हैं। अगला केस कौन सा ले लेते हैं, आर वाला। तो आर वाले में क्या है, एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, तीनों ही है। ठीक है, तो आर का मान तो इतना है, तो एक्स सी का मान निकाले अपन। एक्स सी का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा। एक्स एल का मान निकालेंगे तो एक्स एल का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। तो ओमेगा का मान कितना है 400, एल का मान कितना है 25 इंटू 10⁻³ तो बेसिकली 2500 को ये कितना हो गया, 2500 को 100 हो गया। 2500 को 100 में से 3 जीरो खप गया, ये 10 ओम बचा है, 10 ओम। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/ओमेगा सी बोले तो 400, और सी की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻6। तो ये बेसिकली ऊपर कितना हो गया 10⁻6 डिवाइडेड बाय नीचे 5 चौको 20, 5 चौको 20 और कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो 4 जीरो से 4 जीरो गए तो ये 100/2 आ गया, बोले तो 50 ओम। 50 ओम कितना आ गया, 50 ओम। ठीक है, अब अगर आर वाले केस को अपन सॉल्व करना चाहें, आर वाले केस को, तो आर वाले केस में भाई इधर तो 30 ओम है, इधर कितना आया है 20 ओम आया है, और इधर कितना आया बेटा 50 ओम। कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हो जाए बेटा तो आप चेक कर लेना। अंततः क्या बचेगा, ये इधर बचेगा 30 ओम, और नीचे कितना बचेगा बेटा 50 माइनस 20, इधर भी 30 ओम बचेगा, 30 ओम। तो इसका जो परिणाम ही आएगा इनके ठीक बीच में आ जाएगा। आप इसको चाहो तो जेड कह लो, इसी दिशा में भी होता है। धारा किस दिशा में होती है बेटा, धारा इस दिशा में होती है। एक कलांतर फाई हो गया, कलांतर कितना हो गया बेटा, फाई हो गया। ठीक है, तो फाई का मान तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 45 डिग्री आ जाएगा, है ना, दोनों बराबर बराबर हैं तो ठीक बीच में। जेड का मान कितना हो जाएगा, तो जेड का मान हो जाएगा अंडर द रूट, अंततः इधर 30 उधर 30, तो इसका मान 30√2 हो जाएगा, 30√2। अगर हम आई का मान लिखें तो आई का शिखर मान कितना आ जाएगा, वोल्टेज का शिखर मान कितना है 300, ये 300 डिवाइड बाय 30√2, तो 0 से 0 बाबा टिल्लू, ये 10/√2 आ जाएगा। शिखर मान कितना आ जाएगा 10/√2। तो करंट आई का मान कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे। सर प्लस फाई क्यों, हमने कहा करंट ऊपर है वोल्टेज नीचे, करंट ऊपर है वोल्टेज नीचे है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी आई नॉट। आई नॉट तुम्हारी वैल्यू कितनी है 10/√2 साइन ये 400t प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। अब देखो बेटा, अब वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो तो प्योर साइन का बनेगा। वोल्टेज का ग्राफ कैसा है, वोल्टेज का ग्राफ कैसा है, इस तरीके से। इधर हमने वोल्टेज लिया, यहाँ पर ने समय लिया, तो वोल्टेज का ग्राफ बेटा बिल्कुल प्योर साइन कर्व है ऐसा, ऐसा। अब इसके कंपेयर में इसको ये प्लस 45 है, तो हमें थोड़ा शिफ्ट करना होता है ग्राफ को आगे पीछे, ग्राफ को आगे पीछे शिफ्ट करना होता है। अब इसमें भी मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं कि जैसे अपने पास अलग अलग ग्राफ हैं तो कौन आगे है कौन पीछे है अपन कैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे ग्राफ हैं, एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, दूसरा ग्राफ कुछ थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं मेरे को। एक ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे है कौन पीछे, अगर अपन को ये चेक करना होता है तो आप ये देख लो कि जिस ग्राफ का मैक्सिमा पहले आ रहा है वो आगे है, जिस ग्राफ का मैक्सिमा पहले आ रहा है वो आगे है। तो इस ग्राफ का ये मैक्सिमा है और इस ग्राफ का ये मैक्सिमा, तो किस ग्राफ का मैक्सिमा पहले आ गया, तो हम कहेंगे इस ग्राफ का मैक्सिमा पहले आ गया,
मैक्सिमा पहले आया तो ये ऑरेंज वाले ग्राफ से आगे है, ऑरेंज वाले ग्राफ से आगे है, ये ऑरेंज वाले ग्राफ से आगे है क्योंकि इसका मैक्सिमम पहले आ गया। याद रखना फंडा क्या है कि जिसका मैक्सिमम पहले आया वो आगे, जिसका मैक्सिमम पहले आ गया वो ग्राफ आगे है। और इसको तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूं कि ऐसा क्यों, किस लॉजिक से। देखो अपन ने क्या किया था, अपन यहां पर बनाते थे, यहां पर लेते थे अपन साइन, यहां पर लिखते थे प्लस का कॉस, और यहां पर लिखते थे माइनस का साइन, और यहां पर लिखते थे माइनस का कॉस, है ना, कलांतर देखने के लिए, कलांतर देखने के लिए, इसको देखने के लिए, कलांतर देखने के लिए। तो अब देखो कि जो कॉस है वो साइन से आगे है 90 डिग्री, पाई बाई 2। पहले साइन आया फिर कॉस आया, तो कॉस क्या है, साइन से आगे है, कॉस साइन से आगे है ना। पहले इधर आया ये साइन, देन कॉस, फिर माइनस साइन, माइनस साइन, साइन से 180 आगे है, फिर माइनस कॉस आएगा, तो माइनस कॉस साइन से अपन देखेंगे तो कितना आगे है, ये 270 डिग्री, 270 डिग्री। और अपन यहां देखने जाएं, ये मैं साइड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं बेटा, है ना, साइड इन्फॉर्मेशन की कभी ग्राफ देख के आपको बताना पड़े कि ग्राफ देख के आपसे पूछे जाए कौन आगे कौन पीछे, है ना। ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक तो ये येलो वाला, एक तो ये ऑरेंज वाला ग्राफ दिया हुआ है, और एक येलो येलो डर्टी फेलो, एक ये येलो वाला ग्राफ दिया है। तो इसमें से कौन सा आगे है कौन सा पीछे, हमें वो चेक करना है, कौन सा आगे कौन सा पीछे, हमें वो चेक करना है। तो मैक्सिमा जिसका पहले आ गया वो आगे। तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि जो येलो वाला ग्राफ है ना, ये किसका है, कॉस का है, ऑरेंज वाला ग्राफ है किसका है, साइन का है। तो हम ग्राफ में मैंने जो आपको टेक्निक बताई है कि जिसका मैक्सिमम पहले वो आगे, ठीक है, जिसका मैक्सिमम बाद में वो पीछे। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं कि साइन कॉस, तो साइन का, साइन से कॉस आ गया है कितना, पाई बाई 2, साइन से कॉस आ गया है कितना, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो अपन ने तरीका सीखा था किस तरीके से अपन चेक करते हैं कि कौन आगे कौन पीछे, लेकिन यहां पर ग्राफ दिए हुए हैं, हाँ, तो हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि कौन आगे कौन पीछे। ओके, कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक कर लेने, 10/√2 ही आया ना, क्योंकि 10/√2 ऐसे ग्राफ में है नहीं वैल्यूज, जो शिखर मान है ना, शिखर मान इधर 10 है, 10 है, सीधा यहाँ पर शिखर मान कितना है, 20 है ना। तो हो सकता है बेटा कुछ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो, लेकिन तरीका यही रहेगा। मैंने आर केस के लिए भी आपको इक्वेशन लिख के बता दिया। आर केस की इक्वेशन कहाँ है, ये रही आर केस की इक्वेशन, इस तरीके से आएगी, ओमेगा टी मतलब साइन में ओमेगा टी प्लस 45, साइन से 45 आगे, साइन से 45 आगे, बरोबर। चलिए, अच्छा, अब इसमें एक केस और बचा, इसको भी अपन देख लेते हैं। इस इधर वैल्यू कितनी है, ये 50 है, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर भी 50 था, तो एक्स सी की वैल्यू निकल के कितनी आई थी, 50 ओम, 50 ओम। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू तो 60 ओम दी ही हुई है। ये एक्स एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स एल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू एल, तो 400 इंटू 125 इंटू 10⁻³ अब 125 इंटू 400 कितना हो गया बेटा, 500 हो गया। तो एक्स एल की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स एल की वैल्यू कितनी हो गई, ये 500 इंटू 00 इंटू 10⁻³ तो एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 ओम आ गई है। एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई, 50 ओम। एक्स एल की वैल्यू अगर 50 ओम आई है, एक्स सी की वैल्यू 50 ओम है, ये दोनों 50-50 हैं, अर्थात इस सर्किट में क्या है, अनुनाद है। एक्सएल बराबर एक्ससी है, एक्सएल एक्ससी को खा जाएंगे, तो इस सर्किट में क्या हो गया, अनुनाद हो गया, रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गया बेटा, अनुनाद हो गया। तो अनुनाद में एक दूसरे को खा जाएंगे, तो इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी तो वो कितनी आएगी, एस वाले केस में, एस केस कहां बना दो, चलो आगे बना देता हूं इसके, चलो यहां लिख देता हूं। तो इस केस में जो करंट की वैल्यू आएगी
आई नॉट, तो वो कितनी आएगी वी नॉट बाय जेड, जेड की वैल्यू आर के बराबर ही बची है, तो वी नॉट का वैल्यू कितना था 300 डिवाइड बाय जेड का वैल्यू कितना है 60, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आई है 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट कितनी आई है 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर किसी ग्राफ में नहीं है, ग्राफ में थोड़ी सी गलती है बेटा, 5 ही आ रहा है ना, 5 पहले किसी में नहीं, पहले किसी में 6 आया था, इसमें कितनी आई थी करंट, इसमें करंट 6 एम्पियर आई थी। तो बस तरीका यही है भाई, है ना, चेक करने का, इस तरीके से आप चेक करते जाएंगे। तो जैसे एस केस है, एस केस में वैल्यू कितनी आई है 5, और कलांतर कोई होगा नहीं, जो एस केस है इसमें धारा और वोल्टेज में कोई कलांतर नहीं होना है, धारा तथा वोल्टेज में बेटा कोई कलांतर नहीं होगा, ठीक है, कोई कलांतर नहीं होगा, धारा और वोल्टेज में कोई कलांतर नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, इधर कोई कलांतर नहीं, इधर इन दोनों में से लेके यहाँ पर शिखरमान 5 5, यहाँ पर शिखरमान 10 10 है, शिखरमान 10 नहीं होना चाहिए, शिखरमान 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शिखरमान 5 है, यहाँ पर शिखरमान 5 है, लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस केस में धारा वोल्टेज समान कला में नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, बट इस केस में धारा और वोल्टेज समान कला में है, इस केस में धारा और वोल्टेज समान कला में है। तो पहला ये तो हो गया बेटा किसका, एस का, एस का पहला किसका हो गया, एस का, तो एस का पहला होगा। अच्छा, तो हम ये दो पहले ही गलत की थे, एस से हम कोई गलत नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप चेक कर लोगे भाई, ये तो गलत किए थे, एस का 1 इसमें भी, एस का 1 इसमें भी है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, हमको लगता है ग्राफ में शायद कुछ मिसप्रिंट है, आंसर 1 दिया हुआ है, क्यू का कौन सा बोल रहे हैं, क्यू का 5 बोल रहे हैं, है ना। अपन देखें क्यू के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, क्यू का कौन सा बोल रहे हैं 5, क्यू अपन ने लिखा कहाँ है, क्यू लिखा कहाँ है, तो क्यू के लिए जो इक्वेशन आई थी अपनी, क्यू क्यू क्यू, एक क्यू ही था, क्यू के लिए एक क्यू की ही इक्वेशन थी बेटा, क्यू केस की, तो क्यू केस की इक्वेशन ये आई है आपकी, है ना, क्यू केस की इक्वेशन ये आई है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा अपन देख लेते हैं, अगर हम यहां पर t इक्वल टू 0 पुट करें क्यू केस के लिए, क्यू केस के लिए इक्वेशन अपन को मिली है 6 साइन ओमेगा टी माइनस का 53 डिग्री, ये इक्वेशन बनी है। आप t को 0 पुट करो, t को 0 पुट करो, तो q इज इक्वल टू, क्यू केस के लिए जो करंट है, क्यू केस के लिए बेटा जो करंट है I इज इक्वल टू कितना आएगा 6 साइन, टी को 0 पुट करो तो 0 माइनस 53, 0 माइनस 53, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6 इंटू साइन 53, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना आ गया -6 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, 4/5 होती है साइन 53 का मान। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है t बराबर 0 पर, ये कब की बात है, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वैल्यू नेगेटिव किस केस में, t बराबर 0 पर वैल्यू नेगेटिव किस केस में, तो 5वें में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें t बराबर 0 पर वैल्यू शिखर नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है, t बराबर 0 पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो q का होना चाहिए बेटा 5, है, समझ गया क्यों, क्योंकि t बराबर 0 पर q वाले केस में, t बराबर 0 पर q वाले केस में करंट कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, और करंट नेगेटिव एक ही ऑप्शन में है बेटा, इस वाले में 5वें में, तो q का कौन सा हो गया बेटा 5th वाला, क्यू का 5th वाला, तो क्यू का 5th वाला किसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से अपन चेक कर लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। शिखरमान के लिए शायद ना आप कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना, शिखरमान अपन जानते हैं कि शिखरमान आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड, वी नॉट बाय जेड, ठीक है। जेड कैसे निकालेंगे, हमें ओमेगा दिया गया है और सी और एल दिए गए हैं, तो आपको ये सब निकालना आता है बेटा।
अपन ने मान तो सही लिए ना, यस। ये 300 वी नॉट का मान है, 400 ओमेगा का मान है। चलिए फंड आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, चीजें आपको क्लियर होंगी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। कहा जाता है चित्र में दिखाए गए परिपथ में एक प्रेरक एल, संधारित्र सी नॉट, प्रतिरोधक आर नॉट एक आदर्श बैटरी से जुड़े हैं। एलसीआर सर्किट है ना। देखो सवाल पढ़ के अपन खुशबू आने लगती कि चल क्या रहा है। जैसे चलो मैंने तो अब बताया कि टॉपिक कौन सा है, एसी है ना। अपन एसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टॉपिक पता नहीं होता अपन को, सीधा सवाल होता है, पता नहीं किस टॉपिक का होगा। तो परिपथ में आपको प्रेरक दिखा, सी दिखा, आर आर दिखाई दिया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले घंटी बजेगी कि एसी का सवाल हो सकता है। ठीक है, अब एसी में जो वोल्टेज सोर्स है वो परिवर्तित होता है। कैसा होता है? परिवर्तित। देखते हैं आगे क्या है। परिपथ में दो कुंजियां K1 व K2 भी लगी हैं। प्रारंभ में परिपथ में दोनों कुंजियां खुली हुई हैं एवं संधारित्र अनावेशित है। ठीक है भाई, किसी क्षण कुंजी K को बंद किया जाता है और उसके तुरंत बाद R0 में धारा I1 नापी जाती है। K1 को बंद किया है, धारा नापी गई है, जिसका बहुत देर बाद स्थायी अवस्था में मान कितना हो जाता है? I2 हो जाता है। स्थायी अवस्था में मान कितना हो जाता है? I2। तत्पश्चात कुंजी 2 को बंद करते हैं और उसी समय कुंजी 1 को खोल देते हैं। दो कुंजी हैं, वोल्टता का आयाम इतना है, कोणीय आवृत्ति इतना है, इसका मतलब एसी वोल्टेज है। आयाम दिया है मतलब वोल्टेज बदल रहा है, और कोणीय आवृत्ति दिया है मतलब वोल्टेज आवर्ती रूप से बदल रहा है, इसका मतलब एसी वोल्टेज है। क्या है बेटा? एसी वोल्टेज। तो हमें ये जानकारी दी गई, जैसे t बराबर 0 पर क्या कहा जाता है कि जब K1 बंद है, K1 को बंद किया है, तब करंट कितनी है? I1 है। करंट कितनी है परिपथ में? I1। फिर लंबे समय के बाद t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर K2 बंद ही है, K2 बंद है, K2 नहीं K1 बंद है, K1 बंद ही है। तब करंट कितना है बबुआ? I2 है। करंट कितना है? I2 है। ठीक है, R0 में कि देखो किसी क्षण K1 को बंद किया जाता है और K1 को बंद करने के तुरंत बाद करंट कितना है? I1। और बहुत देर बाद K1 ही बंद है, बहुत देर बाद करंट कितनी है? I2 है। अब अपन देखते हैं परिपथ में है क्या। नीचे दिए गए लिस्ट 1 की प्रत्येक प्रविष्टि का लिस्ट 2 से उचित प्रविष्टि से मिलान कीजिए। जोड़ियां मिलानी है ना, जोड़ियां मिलानी है अपन को। तो चलो K1 को बंद करो, K1 को बंद किया, K2 खुला हुआ है, तो ये बेटा एक कोणीय आवृत्ति दिया, वोल्टेज V0 20 वोल्ट दिया है, तो डीसी बैटरी लगाई हुई है। कैसी बैटरी लगाई हुई है? डीसी। वोल्टेज तो बदल रहा था ना, वोल्टेज का आयाम V0 है, कोणीय आवृत्ति ω0 से दोलन करती है। चलिए आइए देखते हैं, एक बार मैं चेक करता हूं पीपीटी में। एक मिनट रुकना बेटा। बस ये चेक करना कि एसी या डीसी। आंसर तो अपन वैसे निकाल लेंगे और क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ना, कुछ भी दिया रहे क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर ही लेते हैं। बहारो फूल बरसाओ, 20 वोल्ट का ही दिया है, देखा दिया है 20 वोल्ट का। एक सेकेंड बेटा बस, तब तक आप I1 I2 के मान सोचो। I1 I2 के मान सोचना तो बहुत ही आसान है। कितना आसान? कैसा आसान है बेटा? बहुत आसान।
यार जो पीपीटी में उसमें भी 20 वोल्ट की ऐसी ही बैटरी लगी है, 20 वोल्ट की ऐसी ही बैटरी लगी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो देखते हैं बाद में अगर हम कहीं फंसे, मतलब किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। देखो पहले तो I1 का मान, तो एक कुंजी बंद है, एक कुंजी खुली है, ये LR सर्किट हो गया, LR सर्किट हो गया, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो शुरुआत में हम कहेंगे धारा बहेगी, बहने नहीं देगा इंडक्टर, शुरुआत में विरोध करेगा, बहुत विरोध करेगा, तो ये ओपन सर्किट होगा। t बराबर 0 पर ये ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा तो I1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, धारा को बहने नहीं देगा, तो I1 का मान कितना हो गया, 0। तो P का तो बेटा एक ही हो गया, ठीक है। I2 का मान, I2 का मान कब कह रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद, तो बहुत लंबे समय के बाद ये क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। अगर ये तार बन जाएगा तो लंबे समय के बाद जो धारा है I2, तो I2 का मान अपन ऐसे लिखेंगे, ये तो तार बन गया, वोल्टेज कितना है 20 का, ये कितना है 5 का, तो ये 4 आ गया, तो इसका कौन सा आंसर आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये 4 आया, तो है ना, 4 किस ऑप्शन में, 3 में, तो Q का कौन सा वाला मैच कर गया, 3 वाला मैच कर गया। क्या यहीं से अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं, P का 1 Q का 3, तो कम से कम ये तो दो तो गलत कर पाए, ये दो तो, P का 1 है Q का 3 है, इसमें P का 1 Q का 3, ये दो तो गलत कर गए बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना पड़े, एक मीन्स जैसा सवाल हुआ उससे आपने दो ऑप्शंस गलत कर लिए। अब देखो एग्जाम में मैं बताऊं ना, अगर इसके बाद आप सवाल नहीं कर पा रहे हो तो इन अब तुक्का भी मार सकते हो। अब सही सवाल होने की चांस कितने हो गए आपके, 50%। वैसे तो आपको सॉल्व करना ही है, पढ़ाया है तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि इसके बाद आपको नहीं आता कुछ, दो गलत कर ली, तो दो में तुक्का मार दिया करो बेटा, एग्जाम में सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओमेगा नॉट का मान इतना, बी नॉट का मान इतना है। अच्छा, वी नॉट कहाँ का विभव है, सी नॉट की बोलता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेटा ध्यान दीजिए, वी नॉट जो विभव है खोलने पर, सी नॉट की वोल्टता का आयाम वी नॉट है बेटा, सी नॉट की वोल्टता का आयाम, आई एम सो सॉरी। ध्यान देना, यहां पर जो वोल्टेज है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसको बोला गया है, ये वोल्टेज कितना है, वी नॉट है। यहां पर तो डीसी बैटरी ही लगी है, ये डीसी सर्किट ही है, ये डीसी सर्किट ही है, ठीक है, ये डीसी सर्किट है, यहां पर वोल्टता का आयाम ये इतना है ना, ये डीसी बैटरी ही है, डीसी। अब देखो इसको ओपन कर दिया, जैसे हम इसको ओपन कर दिया तो अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें धारा कितनी संचित हो गई थी, अधिकतम धारा आई नॉट, जिसका मान कितना था, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर मान था, धारा का मान कितना था बेटा, 4 एम्पियर। अब इसको ओपन कर दिया, रेजिस्टेंस बेकार, रेजिस्टेंस बेकार ना, ये हीट लॉस कराता है, ये क्या कराता था, हीट लॉस कराता था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हट गया है, रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है, तो हम कहेंगे अब हीट लॉस नहीं होगा। उनका जैसे ही हमने K1 ओपन किया तो रेजिस्टेंस बेकार, रेजिस्टेंस बेकार हो गया, तो हम कहेंगे अब एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी लॉस कौन कराता है, एल एंड सी, सॉरी भाई क्या कह रहा हूं, आर रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस कराता है, अब तो एलसी ही बचा है, एलसी ही बचा है। बेटा ध्यान देना, मैं वो चेक कर रहा था कि ये डीसी लिखी हुई थी बैटरी, 20 वोल्ट की डीसी बैटरी है, और यहां पर लिखा हुआ था वोल्टेज का आयाम कोणीय आवृत्ति, तो मुझे लगा यहाँ आयाम और कोणीय आवृत्ति लिखा है, तो ये तो एसी वोल्टेज है, बैटरी दी है डीसी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ हमसे हुई थी पढ़ने में, क्योंकि जो इस सी नॉट, इस सी नॉट के अक्रॉस वोल्टेज है वी नॉट, वी नॉट सी नॉट के अक्रॉस वोल्टेज है, ये बैटरी का नहीं है। अगर हम पहले ही ध्यान दे लेते कि वी नॉट किसके अक्रॉस वोल्टेज है ना, तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। खैर आओ चलिए, अब अपन को इसका मान बताना है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कराते हैं। पहले तो देखो ओमेगा निकालना है, तो अभी एलसी सर्किट बचा, इसको बंद कर दिया, इसको जैसे ही अपन ने बंद किया तो ये एलसी सर्किट बना है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक इंडक्टर है, यहाँ पर एक इंडक्टर है, तो ये एलसी सर्किट है। ये एलसी, इसकी अनुनाद की मतलब इसकी जो आवृत्ति होती है दोलन की ओमेगा, वो होती है 1/√LC,
1/√LC, तो इसका आप मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1/√L। L तो मेरा मान कितना है रे, 25 मिली, 25 इंटू 10⁻³ और C तो मेरा मान कितना है, C का मान है 10 माइक्रोफेराड है, 10 इंटू 10⁻⁻6, तो 250। कितना बुरा बुरा मान आ रहा है क्या? नहीं, बुरा बुरा मान नहीं आएगा। ये 3 गया, 1 0 गया, 2 गया, 2 गया, बाहर आएगा 10 और 5, 1/50, 1/50, 1/50 आ रिया है। ओमेगा का मान किलो रेडियन पर सेकंड में, 1/50। इसका मान 10⁻, नहीं तो -6 कितना हुआ, 9 हुआ, 9 में से गया 8 गया, 8 गया, तो ये कितना आएगा 50 इंटू 10⁻³ आया, 50 इंटू 10⁻³। एम आई राइट? 4 जीरो ही बचेंगे, 50 इंटू 10⁻³ आ रहा है, 10⁻³ आएगा, 50 इंटू, अरे यार ये 1/5 इंटू 10⁻, बेटा -4 आया, तो बेसिकली ये कितना हो गया, ऊपर आ गया 1000, ऐसे लिख लो, ऊपर ये 5, 2 गया, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁻3, मतलब 2 किलो, किलो रेडियन में बताना है, किलो रेडियन में, तो ये 2 आया, इसका आंसर हो गया 2। ओमेगा मिल गया है ना। एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट है और कुछ है नहीं। तो जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी इसके ऑसिलेशन की, वो 1/√LC होती है, 1/√LC है ना। एलसी सर्किट में ध्यान दीजिएगा, एलसी सर्किट में। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया, एक आंसर, एक चीज और पता चल गई कि आर का कौन सा होगा, 2 होगा, आर का 2, आंसर कहाँ है, आर का 2, 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 आर का 2 इसमें है, इसमें आर का 2 दोनों में है बेटा, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे इसको निकाल के कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें क्या निकालना है, वी नॉट का मान निकालना है। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन करवाएंगे अपन कि एनर्जी किसकी, कैपेसिटर की। एनर्जी की ऑसिलेशन होते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी, कैपेसिटर की, ये बराबर होना चाहिए मैक्सिमम एनर्जी किसकी, इंडक्टर की, है ना। कैपेसिटर में एनर्जी क्या, हाफ C इंटू वी नॉट स्क्वायर, और इंडक्टर में एनर्जी कितनी, हाफ L इंटू आई नॉट स्क्वायर, इंडक्टर की। देखो एनर्जी की ऑसिलेशन होते हैं एलसी सर्किट में, कभी कभी पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास, फिर पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास, फिर पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास, फिर पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास, है ना। जैसे एसएचएम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, है ना, हाफ mv² गतिज ऊर्जा और हाफ kx², स्थितिज ऊर्जा के ऑसिलेशन होते हैं। यहाँ पर किसके ऑसिलेशन होते हैं बेटा, ये हाफ CV², इसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा, और हाफ Li², इसको हम कहते हैं चुंबकीय ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के दोलन होते हैं। हाफ से आपको माफ करो, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, L/C इंटू आई नॉट का स्क्वायर। एल का मान 25 इंटू 10⁻³ है, सी का मान कितना था यार, 10 माइक्रोफेराड, मैंने यहाँ 10 माइक्रोफेराड लिखा था, यस। सी का मान कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आई नॉट का मान कितना आ गया था, आई नॉट कितना आया था, आई नॉट हमें पता था क्या, यस यही आई नॉट है, शिखर मान, इसमें अधिकतम धारा, स्टडी स्टेट में धारा, यही आई नॉट है। इसका मान कितना आया था, 4 आया था, कितना आया था, 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इससे घटाए तो यहाँ पर कितनी घात बची, -3, -3 का -2 घात बची, -2 घात बची, -2 घात ऊपर चली गई, तो 25 इंटू 10 की घात 2 इंटू 16, बहुत बुरा नहीं आया ये। अच्छा ये वी नॉट का स्क्वायर है बेटा, वी नॉट का स्क्वायर, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 गुणा 10 गुणा 4, तो 5 चौकों 20 और इंटू 10, 200 वोल्ट। क्या आया बेटा, 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट, इसका कितना हो गया 5, तो अंततः बेटा एस का 5 आया, एस का 5, एस का 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है,
इसमें भी है, लेकिन ये पहले ही गलत कर चुके थे अपन। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो गया। तो आसान सवाल ही था, आसान सवाल था। पहले LR DC सर्किट था और फिर उसके बाद LC ऑसिलेशन वाला सर्किट था। LC ऑसिलेशन वाला सर्किट, LC ऑसिलेशन सर्किट की जो ऑसिलेशन की आवृत्ति होती है आवेश की, किसकी? आवेश की, या यस, आवेश ही ऑसिलेट करता है, वो होती 1/√LC। अगर ऊर्जा की अपन लिखेंगे तो ऊर्जा की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? दोगुनी। सर क्यों? हमने कहा देखो एसएचएम में जो कण का आवर्त का मतलब कण की जो आवृत्ति होती है, एसएचएम जब कोई कण कर रहा है तो कण की जो एसएचएम की आवृत्ति होती है उसकी तुलना में ऊर्जा की आवृत्ति दोगुनी होती है। उसकी तुलना में ऊर्जा के दोलन की आवृत्ति कितनी होती है? दोगुनी। याद रखिएगा, बताया हुआ बेटा ये आपको। अगला सवाल देखिए, एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में 45 साइन ओमेगा टी वोल्टेज का एक स्रोत लगा है। इसका परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति 10⁵ है तथा अनुनाद पर धारा का मान इतना है। जब स्रोत की कोणीय आवृत्ति को इतना कर देते हैं तब धारा का मान इतना हो जाता है। L बराबर इतना है, प्रविष्ट कीजिए। बेटा यहाँ 10⁵ आई थिंक या तो ये +4 होना चाहिए, -4 होना चाहिए, -5 होना चाहिए। ठीक है, 10⁵ ये +4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 10⁵ +4। ये क्योंकि इतना थोड़ी ना बदल देंगे कि 10⁵5 से 10⁻⁻4 ले आवे। अब मैं चेक नहीं कर रहा हूं, देखो मान तो सवाल में जब एग्जाम में जब सवाल दिया होगा ना तो सही सही दिए हुए होंगे। इसका मान मुझे लगता है होना चाहिए 8 × 10⁻⁻4। देखते हैं, सही मिलान करना है आपको, जानकारी दी गई। तो देखो हमारे पास क्या एलसीआर परिपथ है, एक एलसीआर परिपथ है, वोल्टेज सोर्स एसी है। कितना है? V इज इक्वल टू V नॉट, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, V नॉट का मान कितना दिया है सर? V नॉट का मान 45 है, ओमेगा का मान है ना किसी समय ओमेगा इतना दिया हुआ है। धारा का आयाम सर इतना दिया गया है, मतलब ये अनुनाद की धारा है। अनुनाद की धारा अगर हम आई नॉट यही लिखना चाहें, अभी हमने ऑप्शन नहीं पढ़े, अनुनाद की धारा इज इक्वल टू अपन लिखेंगे V/Z अनुनाद में, Z किस में? अनुनाद में। अनुनाद में Z मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अनुनाद में Z मिनिमम हो जाता है और R के बराबर होता है। तो V नॉट का मान आपके पास कितना है? 45 डिग्री। R का मान कितना है? R दिया है क्या? R नहीं दिया, कोई बात नहीं है, मत दो R। हमें आई नॉट का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। हम तुमने कछु नहीं दो, काऊ को मान नहीं दे रहे तुम। अनुनाद में धारा ठीक है इतनी है, तो मतलब V0/R का मान है, ऐसे लिखा रहे तो V0/R का मान हमारे पास है। हो सकता है कहीं आगे जरूरत पड़े। चलिए आगे देखते हैं। I0 का मान इतना है, गुणकारक बैंड विस्तार इतना है, शीर्ष में शक्ति छाया इतनी है। भैया I0 का मान निकालने लायक तुमने अभी छोड़ा है क्या हमें? R का मान नहीं दिया है। R का मान नहीं दिया है तुमने, L का मान दिया है। ठीक है, ठीक है, L का मान दिया, वहां से हमें C का मान मिल जाएगा, C का मान मिल जाएगा, वहां से अपन R का मान उठवा लेंगे, मिल जाएंगे बेटा सारे मान। L का मान आपको दिया है 50 मिली हेनरी, और कुछ दिया है? इतना नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो
अनुनाद की आवृत्ति अपन को दी गई है, परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति आपको दी गई है, ओमेगा दिया है, हाँ दिया है, वही तो होती है। चलिए अब देखो हम बात करते हैं ओमेगा रेजोनेंस। तो ओमेगा रेजोनेंस इज इक्वल टू होता है 1/√LC, 1/√LC। ठीक है, इसका मान कितना 10⁵5 है। अब इसका हम स्क्वायर भी कर देते हैं तो इधर से रूट हट जाएगा। एल का मान कितना दिया 50 मिली हेनरी, तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ से हमें सी इंटू सी लिखा, तो सी का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा बेटा, सी इज इक्वल टू 1/10⁻10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। तो सी का मान कितना आया 1/8, 5 1/5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ऐसा 10⁻⁸। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 भी बचा है ना, ये 10 नीचे 8 बचा था, ऊपर जाके -8 हो गया, ऊपर जाके कितना हो गया बेटा 10⁻⁸। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं, 2 जीरो नीचे, है ना। तो कैलकुलेशन करना भाई, अब कैलकुलेशन करना, हमको ऐसा लग रहा है ऐसा कर लो, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, तो ये 10⁻10 हो जाएगा 5, 50 मिली हेनरी। ये 10⁵5 है, 10⁵5 का वर्ग 10⁻10 हो गया मिली हेनरी। 50 मिली हेनरी था, तो 10⁻⁻2 बचा इंटू 5 बचा, 10⁻10 10⁻⁻8 बचा। तो चलो यही वैल्यू आ जाएगी, ऐसे लिख लो, गोली मारो। C इज इक्वल टू, इसको अगर अपन भाग दे भी तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻8, और C का मान आ गया बेटा कितना 2 इंटू 10⁻⁻9, 2 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा C का मान। ठीक है, हमें L का C का मान मिल गया। अब देखो कैलकुलेशन तो है सवाल में, L का C का मान हमें मिल गया। अब देखो हम ये तो मान मिल गया, अब अपन बात करते हैं कि जब आवृत्ति कितनी है 8 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ओमेगा इज इक्वल टू कितना 8 इंटू 10⁻⁴ है, तब XL का मान कितना हो जाएगा, XL का मान कितना होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। अच्छा आर तो चाहिए बैंडविड्थ आर, ओमेगा एल, ओमेगा का मान कितना 8 इंटू 10⁻⁴ और इंटू ये 50 मिली हेनरी, 50 इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना आ गया कट कटा के 8×40 400 इंटू 10⁻⁻1, 4000 ओम आ रहा, 4000 ओम आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है 4000 ओम। 8×40 40 और 1 0 400, 400 और 1 0 इसका एडजस्ट करके आया, इतना आया। ठीक है, अब जितना आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ लो, 1/ω/c, 1/ω/c, तो 1/ω का मान कितना 8 इंटू 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁴ इतना है, और c का मान कितना अपन ने निकाला 2 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/16, 1/16 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ ओम, 10⁵ ओम, ये XC का मान आ गया। ठीक है, अब देखो अपन को दिया गया है कि जो धारा है I वो कितनी है 0.05, 0.05 कितनी दी गई है, इस आवृत्ति पर धारा I का मान कितना दिया गया है, I इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0.05 I नॉट,
तो I बराबर कितना है 0.05 आई नॉट, और आई नॉट कब की धारा है, तब की धारा है, अनुनाद की धारा। इस कब की धारा है, अनुनाद की। तो यहां पर धारा अपन लिखेंगे, शिखर धारा ही लिख लेते हैं। यहां पर धारा अपन लिखेंगे V नॉट बाय जेड, V नॉट बाय जेड इज इक्वल टू 0.05, और इसको हम क्या लिखेंगे, V नॉट बाय आर, V नॉट बाय आर, अनुनाद में प्रतिरोध आर ही रह जाता है। ठीक है, तो अब V नॉट से V नॉट कैंसिल आउट हो गया, V नॉट से V नॉट कैंसिल आउट हो गया, और तो अब हमारे पास ये क्या बचा, यहाँ से दशमलव हटाओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कितना गया, 5 दूनी 10, तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया, 20R। Z बराबर कितना आ गया बेटा, 20R आ गया, Z बराबर 20R। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो Z की जगह क्या लिखेंगे, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू आर। इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का वर्ग 400 इंटू आर स्क्वायर, 400 इंटू आर स्क्वायर। अब हमारे पास एक्स एल का मान है बेटा, एक्स एल का मान है, एक्स सी का मान है, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, आर का मान उठवा लेंगे दिन दहाड़े। यहाँ से अपन किसका मान निकाल लेंगे बेटा, आर का मान। अब मुझे बेटा एक कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी लग रही है कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। जो मैंने ओमेगा की वैल्यू करेक्ट की है, क्या उतनी ही ओमेगा दी हुई है, देख ही लेते हैं एक बार। कुछ तो लोग कहेंगे, ये सवाल भी तो ना मिला, मैं फोन में देखता हूँ। वैसे आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट वही है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। बहार फूल बरसाओ, हमको नहीं मिल रहा है भाई साहब, मिल जा, ढूंढ लो, हमें ढूंढ लो। कई बार टाइपिंग में ना बस वैल्यू में कुछ प्लस माइनस हो जाता है, तो नहीं मिल रहा। वो वाला मिला 8580 नोट। ऐसी ही वैल्यू आ रही है भाई, ऐसी वैल्यू आ रही है। वो इतना ही जो अपन ने करेक्शन किया सही है, सही है, यही वैल्यू दी गई है ना, यही वैल्यू दी गई है, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, प्लस है। ठीक है, बस अब यही कैलकुलेशन है, अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको आर का मान मिल गया। अब आर का मान मिल गया तो ऑप्शन देखने चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या पूछा है, आई नॉट का मान, परिपथ का गुणता कारक मतलब क्वालिटी फैक्टर क्यू, ठीक है, परिपथ का बैंड विस्तार पूछा है, अनुनाद पर शीर्ष शक्ति क्षय, अनुनाद पर शीर्ष शक्ति क्षय कितना होगा, तो ये सब चीजें अपन को पूछी गई हैं। तो देखो सबसे पहले पी को हम सलटाते हैं, तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर हो जाएगा। वी नॉट का मान कितना है 45, मैंने बोला आर का मान वहां से उठवा लोगे आप, आर का मान वहां से अपन ने निकाल लिया है, आर का मान अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, दूसरा चीज आर का मान मिल गया, ठीक है। अच्छा, और क्या करना था, हाँ चलिए, आर का मान मिल गया। अब अच्छा ये देख रहा था कि जो आई नॉट है वो आरएमएस मान है, शिखर मान है, अनुनाद पर धारा आयाम, अनुनाद पर धारा आयाम, ठीक है, धारा आयाम मतलब यही है, शिखर मान है धारा का अनुनाद पे, क्योंकि अनुनाद पे आरएमएस धारा भी अपन देख सकते थे, है ना। ये आई नॉट क्या, रेजोनेंस पे आयाम है। अगर हम कहें कि आरएमएस मान, आरएमएस मान किस पे, रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे, तो ये कितना हो जाता, आई नॉट बाय रूट 2 हो जाता, आई नॉट बाय रूट 2। ओके, अब देखो परिपथ का गुणता कारक क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू क्वालिटी फैक्टर
Q इज इक्वल टू अपन, अच्छा बेंड चौड़ाई अपन को पता नहीं है, ठीक है चलो देखेंगे। ये शायद 1/r इंटू रूट एल बाय सी, रूट एल बाय सी इसका सूत्र हो जाता है क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर का सूत्र कितना हो जाता है, 1/r रूट एल बाय सी, है ना, पढ़ा हुआ है अपन ने, क्लास में पढ़ते हैं, सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से अपन कैसे लिखते हैं, या अपन करके लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू अनुनाद की आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई, अनुनाद की आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई, इस तरीके से भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब परिपथ का बैंड विस्तार, बैंड चौड़ाई निकालना है, तो बैंड चौड़ाई के लिए अपन क्या करेंगे, क्वालिटी फैक्टर हमें मिल चुका है, वहां से हमें आर का, एल का, सी का सबका मान पता है, ओमेगा अनुनाद का हमें पता है, इनटू बैंड चौड़ाई डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू बैंड चौड़ाई का मान यहां से आ जाएगा, बैंड चौड़ाई इज इक्वल टू दिस अपॉन व्हाट, क्यू, ठीक है। या दूसरा तरीका भी शायद मुझे जहां तक याद आया, या बैंड चौड़ाई डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हम आर बाय एल कहते थे, बैंड चौड़ाई कितनी आती थी बेटा, आर बाय एल, ये भी सूत्र अपन निकालते थे, है ना, क्लास में अपन ने निकाला था कि बैंड चौड़ाई कितनी आएगी। अनुनाद में शक्ति क्षय कितना आ जाएगा, तो अगर हम एस पार्ट को सॉल्व करें, एस पार्ट को, तो पावर एवरेज कितना लिख देंगे, आई आर एम एस का स्क्वायर किस में, अनुनाद में, इनटू आर, ये आर का मतलब हुआ बेटा रेजोनेंस में, रेजोनेंस में। तो अनुनाद पर सी से शक्ति क्षय, शक्ति क्षय कितना होता है, आई स्क्वायर आर, आई किसका, अनुनाद का लेना है, आई कौन सा लेते हैं, आरएमएस, आई कौन सा लेते हैं बेटा, आरएमएस, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जो मैं अभी बात कर रहा था ना इसकी क्वालिटी फैक्टर वगैरह की, तो क्वालिटी फैक्टर में अपन ने कहा जो बैंड चौड़ाई होती है, बैंड चौड़ाई परिभाषित कैसे कर सकते हैं, करते हैं अपन, बैंड चौड़ाई वो आवृत्ति की परास होती है जिसमें शक्ति क्षय अधिकतम के आधे से ज्यादा हो। बैंड चौड़ाई क्या होती है, वो शक्ति की परास होती है जिसमें शक्ति क्षय आधे के अधिकतम से ज्यादा हो। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू अपन लिखते थे, इसकी जो वैल्यू आती थी आर बाय एल आती थी, ठीक है। और ओमेगा रेजोनेंस तो आप जानते ही हैं, ओमेगा रेजोनेंस कितना है ना, इसको चाहो तो याद रखना कि इतनी आती थी आर बाय एल, ओमेगा रेजोनेंस कितना होता है, 1/√LC, 1/√LC। तो मैं ऐसे क्रॉस चेक भी कर लूंगा, जो क्वालिटी फैक्टर का अपन ने सूत्र लिखा है, तो ये 1/√LC, 1/√LC और डिवाइडेड बाय आर बाय एल, आर बाय एल, ठीक है। तो यहाँ से एल चला गया ऊपर, एल चला गया ऊपर, बटे में क्या बचा है, बटे में बचा है आर इंटू रूट एल सी, आर इंटू रूट एल सी। अब आर को मैं बाहर ही रहने देता हूं और ये रूट के अंदर इसको ऊपर वाले एल को डाल देता हूं, तो एल स्क्वायर एल सी, एल से एक एल गया, तो ये 1/1 आर रूट एल बाय सी, 1/r रूट एल बाय सी, ऐसा क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। तो ध्यान देना, सब चीजें अपन ने यहाँ देख ली कि बैंड चौड़ाई हुआ, ओमेगा रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, और इसको परिभाषित, हाँ इसी तरीके से अपन इसको लिखते हैं, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को परिभाषित कैसे करते हैं कि अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई, ऐसा ये होता है। तो आंसर तो बेटा आपको थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करके मिल ही जाएंगे। कैलकुलेशन करना बेटा आपका पार्ट होता है, कैलकुलेशन में मेरे से कहीं कोई प्लस माइनस हो जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी, उसको सही करें। अब देखिए, एक एलसी परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें एल बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, एलसी परिपथ है, परिपथ का क्षेत्रफल इतना है, बी नॉट प्रबलता के नियत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जो कि परिपथ के तल के लंबवत है, टी बराबर 0 पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है के अनुसार बदलता है, तो बीटा का मान इतना है, तो परिपथ में अधिकतम धारा का परिमाण। तो देखो बेटा, एलसी परिपथ कहीं आ जाए तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण तो रहेगा ही रहेगा। एलसी परिपथ है, कौन सा परिपथ है, एलसी परिपथ। तो यहाँ पर क्या था भाई साहब, एल और यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है अभी, मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है अभी। तो देखो, हम इंडक्टर की एनर्जी लिखें तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, धारा का शिखर मान इंडक्टर में,
और यहाँ पर हम कैपेसिटर में लिखें तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर कैपेसिटर की एनर्जी, वोल्टेज का शिखर मान है। एल दिया है, सी दिया है, सब कुछ दिया है, शिखर मान धारा का, परिपथ में अधिकतम धारा ही पूछी गई है, परिपथ में अधिकतम धारा पूछी गई है, तो हाफ से हाफ को माफ कर दो, तो आई नॉट स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, सी अपॉन एल इंटू वी नॉट स्क्वायर, सी अपॉन एल इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट क्या होगा, परिपथ में प्रेरित विद्युत, परिपथ में विद्युत वाहक बल आएगा। बैटरी बैटरी देखो, अब सुनो ना, बैटरी वगैरह लगी नहीं है, विद्युत बल कहां से आएगा, तो विद्युत बल आएगा कि देखो आपको क्या कहा जाता है कि परिपथ का क्षेत्रफल दिया और परिपथ में इसमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसका एरिया दिया हुआ है, आपको एरिया दिया हुआ है। तो अगर इससे हम गुजरने वाला फ्लक्स लिखें, हमें वी चाहिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मिल गया तो हमें धारा मिल जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेंगे, बी इंटू ए लिख लेंगे, इस यहाँ पर बी इंटू एरिया आंसर लिख लेंगे। तो वी जिसे हम वी इंड्यूज कहते हैं वो क्या हो गया, डी फाई बाई डी टी, सर माइनस लगा, हमने कहा नहीं परिमाण ले लो, तो डी फाई बाई डी टी, एरिया कॉन्स्टेंट है कितना हो गया, डी बी बाई डी टी हो गया, डी बी बाई डी टी एरिया कॉन्स्टेंट है। तो वी इंड्यूज का वैल्यू कितना आ जाएगा, एरिया इंटू डी बी बाई डी टी की वैल्यू बी हमारे पास दिया हुआ है, तो ए इंटू बीटा, ए इंटू बीटा, ए का मान कितना है, ए का, बीटा का मान कितना है 0.04, ए का मान कितना है 1 इंटू बीटा का मान 0.04 है। तो यही अपना किसके बराबर है, यही वी नॉट के बराबर है, जो वी इंड्यूस है यही क्या है बेटा, वी नॉट है ना। बैटरी है नहीं, देखो वैसे क्या होता है एलसी सर्किट में, या तो हम एल में ऊर्जा लेके आते हैं, सी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या अपन कैपेसिटर में ऊर्जा भर लाते हैं, कैपेसिटर में ऊर्जा भर लाते हैं और इंडक्टर में लगा देते हैं, तो ऊर्जा कैसे ऑसिलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना अपन एल में ऊर्जा भर के लाए, सी में, अब ऊर्जा भरने के लिए अपन ने क्या किया है, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, जिससे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, उसके कारण बेटा कैपेसिटर, मान लो कि कैपेसिटर चार्ज हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये बैटरी का काम कर रहा है, ये बैटरी का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, वी नॉट की, पटक दीजिए, ठीक है। सी का मान, एल का मान, आपको सबके मान दिए गए हैं बेटा, ओके। चलिए, अब देखो कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं बेटा, मैं ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सवाल ना अलग अलग टॉपिक में बन सकते हैं। एक्स वाई जेड द्वारा उल्लेखित 3 टर्मिनलों की ताक्षणिक वोल्टता, 3 टर्मिनल दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक वी एक्स, एक वी वाई और एक वी जेड, ठीक है। ये सवाल किस में बन सकता है, एसएचएम में बन सकता है कि 3 कण हैं एसएचएम कर रहे हैं, 3 कण हैं एसएचएम कर रहे हैं, एक का विस्थापन इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। एसी में तो ये सवाल बन ही सकता है, वोल्टेज में भी करंट में भी, ठीक है, कि 3 धाराएं हैं I1 I2 I3 वो ऐड हो रही हैं, एक I1 का मान, एक I2 का मान, एक I3 का मान। और ये वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाश की में भी, वेव ऑप्टिक्स में भी ऐसा हो सकता है कि एक तरंग का विस्थापन इतना, दूसरे का इतना, वेव ऑप्टिक्स कह लो या वेव्स कह लो, वेव ऑप्टिक्स कह लो या वेव्स कह लो, कि एक तरंग का विस्थापन इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, 3 तरंगें एक साथ अध्यारोपित हो रही हैं। तो अपन वही तो कहते हैं कि परिणामी विस्थापन इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, ऐसे जोड़ते जाते हैं। एसी में आ जाएंगे करंट में, परिणामी धारा इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, इस तरीके से। वोल्टेज अब जोड़ने का तरीका सेम रहता है, भले ही हम ऐसे लिखते नहीं है I1 प्लस I2 प्लस I3, जोड़ने का तरीका यही होता है ना। वोल्टेज को भी जोड़ने का तरीका यही होगा जो कि अपन इधर एसएचएम में परिणामी आयाम वगैरह निकालते थे, है ना। तो ये सवाल वेव ऑप्टिक्स में बन सकता है, एसी में बन सकता है, और
SHM वेव्स में भी बन सकता है। तो हमारे पास 3 वोल्टेज हैं x बाय जेड। इनमें कलांतर कितने का है? इसकी कला ओमेगा टी है, दूसरी कला ओमेगा टी प्लस 2 पाई है, तीसरे की कला कितनी है? 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 है। एक आदर्श वोल्टमीटर को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि यह इसके सिरों के मध्य विभवांतर का RMS मान पड़ता है, वर्ग माध्य मूल मान पड़ता है, इससे एक्स वाई के बीच जोड़ा गया है तथा फिर एक्स जेड के बीच जोड़ा गया है। पहले एक्स वाई के बीच जोड़ा गया है और देन एक्स जेड के बीच जोड़ा गया है। पहले एक्स वाई के बीच और फिर एक्स जेड के बीच जोड़ा गया है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो देखो अपन ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसा सीन है, एक, दूसरा, तीसरा, ये कितने? एक ओमेगा टी, इसकी कला ओमेगा टी, इसकी कला कितनी हो गई थी? ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3, प्लस 2 पाई बाय 3, तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। और इसकी कला ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाय 3, तो आप कह सकते हैं कि यहां से तो ये 240 हो गया, तो यहां से अगर हम एंगल देखें, ये वाला एंगल, तो ये एंगल 120 ही होगा, 120 डिग्री, या यहां से देखें तो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, कोई भी आप देख लो, ओमेगा टी से 120। अब इन दोनों में अंतर कितने का है? ये 2 पाई बाय 3, ये 4 पाई बाय 3, तो इनमें अंतर 120 का है। अब ये 120 से 120, तो ये भी कितना होगा? 120 ही होगा। ये भी कितना होगा? 120। तीनों के केस में समान कलांतर है। अगर हम इसको कह देते हैं बेटा x, इसको बोल देते हैं टर्मिनल y और इसको बोल देते हैं टर्मिनल z, टर्मिनल z, इसका शिखर मान v0, इसका भी शिखर मान कितना है? v0 है, इसका भी शिखर मान v0 है। तो किन्हीं भी कोई भी दो टर्मिनल अपन ले लेते हैं, कोई भी दो टर्मिनल, ठीक है, उनका परिणामी वोल्टेज अपन निकालते हैं। तो परिणामी वोल्टेज अपन कैसे लिखते हैं बेटा? अंडर द रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, 2v1 v2। तो जो परिणामी वोल्टेज है vr, इसका मान आ जाएगा अंडर द रूट v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर प्लस 2v0 स्क्वायर इनटू ये कॉस थीटा। तो लिखो भाई कॉस 120, कॉस 120 का मान होता है -1/2, कॉस 120 का मान कितना होता है बेटा? -1/2। तो v रिजल्टेंट है ना, इसका अपन ये शिखर मान ले रहे हैं ना, तो इसका भी v परिणामी का शिखर मान आएगा। v परिणामी का शिखर मान कितना आ जाएगा? इससे ये गया -1, एक आ गया, v0 आ गया, v0 आ गया, कितना आ गया? v0 आ गया। तो शिखर मान कितना आ गया? v0 आ गया। अब RMS मान परिणामी का, v रिजल्टेंट का RMS मान, तो v रिजल्टेंट का RMS मान क्या आ जाएगा? शिखर मान अपॉन √2, v0/√2 शिखर मान। अब सर ये कब आया? हमने कहा अब देखो, ये दो टर्मिनल लेते हैं, इनके मध्य वोल्टमीटर लगाते हैं, तो कलांतर कितना? 120। इनके मध्य लगाते हैं तो कलांतर कितना? 120। सर इनके मध्य लगाते हैं तो कलांतर 240 है। हमने कहा 240 नहीं, नीचे से देख लो 120 ही है, नीचे से देखो कलांतर कितना? 120 ही है। समझ रहे हो? सेम है, सिमेट्रिकल है। इनके मध्य 120, इनके मध्य 120, इनके मध्य भी 120। अब ऑप्शंस क्या कहते हैं? तो जो VRMS का मान है एक्स वाई के लिए है, VRMS का मान एक्स वाई के सिरों पर, वो v0 ये मान तो बराबर है ना, v0√3/2। ऐसा क्या पढ़ रहा है? एक आदर्श वोल्टमीटर को व्यवस्थित किया गया कि इसके सिरों के मध्य विभवांतर का वर्ग माध्य मूल पड़ सकता है, इसे बिंदु एक्स वाई के बीच जोड़ा जाता है। तो बिंदु एक्स वाई के बीच जोड़ा जाएगा भाई, तो ये इतना नहीं पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा, ये वाला मान पड़ेगा, ये वाला मान पड़ेगा v0/√2। टर्मिनलों के विकल्प से स्वतंत्र बेटा कोई भी टर्मिनल उठा लो, चाहे आप एक्स वाई ले लो और चाहे फिर वाई जेड ले लो, चाहे एक्स वाई ले लो चाहे वाई जेड ले लो, उतना ही रहेगा बेटा वो। चाहे आप एक्स वाई टर्मिनल ले लो चाहे वाई जेड, है ना, मैंने आपको बताया ना सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, ये तो गलत ही हो गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स वाई का चाहे वी वाई जेड के सिरों के मध्य जोड़ो, वी जेड इसके सिरों के मध्य बोलो। अगर हम RMS मान निकाल रहे हैं तो v0/√2 ही आएगा, v0/√2 ही आएगा।
तो आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड, आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, cos 120 का मान अपन ने बस ये देख लो, ऐड तो सही किया ना भाई साहब। cos 120 का मान कितना होता है, -1/2 होता है, इतना ही होता है ना, क्योंकि इसके ऑप्शन में ना ये 1 और 3 दिया हुआ है, मतलब ये वाला कह रहे हैं। अपन ऐड कर लो, कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हो सकती है। सभी के मान तो V0 ही है, शिखर मान, इसका भी V0 है, इसका भी V0 है, इसका भी V0 है। ठीक है, तो जो मान दिए गए उसके आंसर V0² प्लस 2V0² इंटू cos 120। cos 120 का मान कितना होता है, इतना, इससे कैंसिल आउट हो गया, -V0², इससे कैंसिल होगा V0। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बढ़िया सवाल, थोड़ा पानी पी लिया जाए। एक छोटा वृत्तीय छल्ला जिसका क्षेत्रफल a तथा प्रतिरोध r है, एक क्षैतिज XY तल पर नियत किया गया है। छल्ले का केंद्र हमेशा एक लंबी परिनालिका के अक्ष n कैप पर रहता है। छल्ले का केंद्र हमेशा लंबी परिनालिका के अक्ष पर रहता है। ठीक है, ओके। इस परिनालिका में m घुमाव प्रति मानक लंबाई है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना। परिनालिका है, परिनालिका जैसे ही आती है अपने दिमाग में क्लिक करता है कि परिनालिका आई है, चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, वो m दे दी है यहाँ पर। धारा किस सेंस में बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रणालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र एन कैप दिशा में, प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एन कैप दिशा में, चित्र देखेंगे समझ में आ जाएगी बात। एक समान कोणीय आवृत्ति में, एक समान कोणीय आवृत्ति में समय पर आधारित दी गई है। क्या है, लिस्ट एक में एक समान कोणीय आवृत्ति में समय की आधारित दी गई है। लिस्ट 2 में वृत्तीय छल्ले का बल आघूर्ण दिया गया है। लिस्ट ए में क्या दिया गया है, लिस्ट 1 में एक समान कोणीय आवृत्ति दी गई है। लिस्ट 1 में ओमेगा दिया गया है और लिस्ट 2 में दिया गया बल आघूर्ण। ठीक है, तो सीन देखते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, अपनी जेड अक्ष है ना, समझना, जेड अक्ष, एक्स बाई, यहाँ क्या बाई तल ऐसा होगा। ठीक है, बाई बेटा इधर बना है ना, इधर, तो बाई इधर काहे बना है, बाई मतलब जेड अक्ष है ना, समझना। बाई मतलब कैसा है, ये जो वास्तव में जो जेड अक्ष होता है वो बाई अक्ष यहाँ पर बोला है इस सवाल में। तो ये एक्स अक्ष होता है, ये ऊपर वाला बाई हुआ करता था, अब ये जेड हो गया, और ये वाला बाई अक्ष है, ये वाला बाई अक्ष है। और छल्ला रखा हुआ है ऐसे एक्स वाई तल में, छल्ला एक्स वाई तल में रखा है ऐसे, है ना। वैसे तो ये एक्स जेड तल होता है, इधर एक्स इधर जेड, इधर एक्स इधर जेड, तो ये कौन सा तल होता है, एक्स जेड तल। लेकिन सवाल में इसको बोला है एक्स, इसको बोला है बाई, इसको एक्स इसको बाई, तो एक्स वाई तल है। तो छल्ला हमेशा यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो छल्ला इधर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी बोली है परिनालिका की, मैग्नेटिक फील्ड ये कह रहे हैं हमेशा यहां रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, एन कैप की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, छल्ला इधर रखा है, छल्ले का एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो छल्ले का एरिया वेक्टर कट होएगा भाई साहब, छल्ले का एरिया वेक्टर यहां है, ये छोटा सा छल्ला है भैया, वंस फॉर माई छल्ला विल, अरे ये छल्ला है, इसका ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ये क्या क्या दिया गया है, अल्फा, ये टॉर्क दिया गया। आई थिंक ये क्या दिया गया है, लिस्ट में एक समान कोणीय आवृत्ति पर आधारित,
जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र एन कैप दिशा में और लिस्ट में एक समान कोणीय आवृत्ति, बेटा ये एन कैप की दिशा है। किसकी दिशा है बेटा? लिस्ट में एक समान कोणीय आवृत्ति की, है ना, कोणीय आवृत्ति नहीं दी गई है, कोणीय आवृत्ति के पदों में ये एन कैप की दिशा मैं यहां लिख देता हूं कि लिस्ट 1 में क्या दी गई है, एन कैप का मान दिया है शायद, एन कैप का मान। इकाई सदिश तो है ये, हाँ सर इकाई सदिश है ये बेटा, ये एन कैप का मान है, एन कैप का मान है। तो लिस्ट 1 में एक समान कोणीय आवृत्ति के तथा समय पर डिपेंडेंस एन कैप की दिशा दी गई है, एन कैप की दिशा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र एन कैप दिशा में है और लिस्ट 1 में एक समान कोणीय आवृत्ति के पदों में एन कैप की दिशा आपको दी गई है। ठीक है, आपको बल आघूर्ण निकालना है। तो बेटा लैंग्वेज इसमें ना थोड़ी सी जटिल बनाई है, अब आप समझो खुद से कर लोगे सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड दी है सर, परिमाण हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण होता है ड्यू टू द परिनालिका, ये होता है म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ म्यू नॉट एम आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एम आई। हमने कहा ठीक है, फेरों की संख्या एम है, दिशा हमने कहा दिशा इस दिशा में, इस दिशा में, हमने कहा ये दिशा कैसे पता करेंगे? तो अलग अलग केसेस में बेटा ये दिशा एन कैप का मान दिया गया है। तो अगर हम बी वेक्टर लिखेगा, वी वेक्टर, तो वी वेक्टर कितना हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, सॉरी म्यू नॉट एम आई, म्यू नॉट एम आई, या मैं इसको वी नॉट, चलो वी नॉट लिख दूं, चलो मैं इसको वी नॉट मान लेता हूं। क्या मान लिया? वी नॉट मान लिया, बाद में मान रख देंगे, माना। तो ये तो हमने क्या मान लिया? बी नॉट इंटू एन कैप, दिशा कौन बताएगा? एन कैप, दिशा एन कैप, सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा, सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा, ये सदिश, ये परिमाण और ये दिशा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। टॉर्क कितना होता है? टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क होता है टॉ इज इक्वल टू, अपन पूरा ब्रह्मांड जानता है, टॉर्क इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, मैं तो भूल गया, बीना साइन थीटा या म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी लिखते हैं। टॉर्क म्यू कितना होता है? म्यू कितना होता है? तो म्यू क्रॉस बी, यस म्यू क्रॉस बी लिखते थे, है सिंसिनाटी। तो म्यू क्रॉस बी होता है, हमको निकालना क्या है? टॉर्क बी, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमको टॉर्क निकालना है, तो म्यू वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब म्यू में अपन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न तो कितना है? ई आई एन ए लिखते थे इसको, आई, और एन किसका? लूप में फिर इसका, इनटू एरिया वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो लूप में धारा बह रही है क्या, है ना? म्यू किसका होगा? लूप का। वृत्ति छोड़ चल रहा, क्षेत्रफल है, प्रतिरोध आ रहा है, क्षेत्र रखा दर्शाया गया है। तो लिस्ट 2 में वृत्ति छल्ले का बल आघूर्ण, वृत्तीय छल्ले का बल आघूर्ण इतना है, वृत्तीय छल्ले का बल आघूर्ण इतना है। तो वृत्तीय छल्ले में पहले धारा तो बहनी पड़ेगी। क्या वृत्तीय छल्ले में धारा बह रही है? टी बराबर इतने पर। अगर देखो हम धारावाही लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, धारावाही लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है? बल आघूर्ण आता है, बल आघूर्ण लगता है। तो ये तो सही बात है। तो आई देखो, ये जो जानकारी है ना, ये किसकी है लूप की, छल्ले की। ये किसके लिए अपन लिख रहे हैं? छल्ले के लिए, छल्ले के लिए हमें निकालना पड़ेगा। अरे भैया छल्ले के लिए, तो छल्ले का आई, छल्ले का एन, छल्ले का एरिया। ठीक है, तो छल्ले का एरिया तो हमें परेशान करने वाला नहीं है, छल्ले में फेरों की संख्या भी एक है, छल्ले का आई चाहिए। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई छल्ले का इंटू फेरों की संख्या तो है ही नहीं छल्ले में, इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
एरिया वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर हमारे पास है, एक के कैप हो गया एरिया वेक्टर, और बी वेक्टर की दिशा अलग अलग केसेस में अलग अलग दी गई है। अब हमारा उद्देश्य रह गया यहां से आई निकालना, छल्ले में धारा, ये आई निकालना, छल्ले में धारा, छल्ले में धारा, छल्ले में धारा चाहिए। सर ये आई दी तो गई है, आई प्रणालिका में धारा बह रही है। आई धारा किस में बेटा? प्रणालिका में। प्रणालिका में आई धारा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। आप समझो, समझो कैसा सवाल है, आसानी सवाल है। जैसे हमने कहा कि एक छल्ला यहां रखा है, वंस एक छल्ला यहां पर रखा हुआ है, हमने कहा ओ माय गॉड एक छल्ला रखा है, टॉर्क बताओ कितना लगेगा, टॉर्क बताओ कितना लगेगा। हमने कहा किस पे? छल्ले पे। हमने कहा अभी कहां से टॉर्क लग जाएगा, ऐसे छल्ला रख दोगे टॉर्क लग जाएगा क्या अपने आप? नहीं लगेगा। अब मान लीजिए धारावाही छल्ला है, एक ऐसा धारावाही छल्ला है, धारा बह रही है आई, धारा बह रही आई। तो अगर ये धारावाही छल्ला है तो बेसिकली ये क्या बन गया? एक मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपन म्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ई ना आई एन ए एरिया वेक्टर। आई इसमें बहने वाली धारा है। ठीक है, अब हमें एन फेरों की संख्या तो एक ही है, एक छल्ला दिया, एरिया वेक्टर हमें दिया है, और ये आई क्या है बेटा? इसमें बहने वाली धारा। हमें आई नहीं दी है, आई नहीं दी है, तो आई कहां से लाएंगे? आई कहां से लाएंगे? चलो देखो, मान लीजिए कि आई दी हुई है, मान लो ऐसा, मान लो ऐसा आई दी हुई है। अब हमसे कहा जाता है कि इस पर टॉर्क, हमने कहा इस पर टॉर्क कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा कोई? मैग्नेटिक फील्ड लाओ कहीं से, मैग्नेटिक फील्ड कहीं से लाओ, तब तो टॉर्क लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां पर इस डायरेक्शन में मान लीजिए हमने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा ओ माय गॉड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए क्या करें? प्रणालिका रखें। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको लाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आ जाए, उसके लिए यहां पर क्या रख दिए बेटा? बड़ी सी प्रणालिका है। समझ रहे हो प्रणालिका का क्या रोल है? हम पर मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं तो हमने प्रणालिका रख दी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, तो आई एन ए टॉर्क हमें लिखना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा? टॉर्क लगवाना था, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू म्यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, म्यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बरोबर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब देखो बात फंस रही है आई की, आई कहां से लाएं? तो हम कहेंगे अब आप देखो आई के लिए भी इसी मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग कर लिया, आई के लिए भी इसी मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग कर लिया कि छल्ला, छल्ला कौन? छल्ला, या हम रिंग कह देते, रिंग बी में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में रखा है। ओ माय गॉड, छल्ला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इससे क्या होगा मास्टर? इससे हम कहेंगे फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा, फाई अगर चेंज होगा तो वी इंड्यूज आएगा, वी इंड्यूज आएगा, जिससे आई इंड्यूज आएगा किसमें? छल्ले में। मैं छल्ले में ही तो करंट चाहिए थी, छल्ले में। तो सबसे पहले तो छल्ले की करंट निकालो। देखो हमें टॉर्क में ना और कोई परेशान करने वाला नहीं है, हमें टॉर्क में और कोई परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने टॉर्क को अल्टीमेटली क्या लिख लिया है? आई इंटू एरिया वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, हमें एरिया सदिश दिया है, बी सदिश दिया है, हमें जरूरत है आई की। तो आई के लिए अपन को क्या चाहिए? फाई। ठीक है, अब अलग अलग केस में अलग अलग आपको एन कैप दिए गए हैं। एक इसकी डायरेक्शन है एन कैप की, अगर एन कैप चेंज होगा तो बी चेंज हो जाएगा। तो आप ये मान लो ये पहले केस का बी है V1, ये दूसरे केस का बी है V2, ये तीसरे केस का बी है V3, ये चौथे केस का बी है V4। ये अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हैं तो हर केस में अलग अलग फ्लक्स आएगा। तो हम केस 1 लेके चल रहे हैं, तो फ्लक्स लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू वी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, वी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? इसको हमने लिख दिया म्यू नॉट और एन कैप, है ना, सॉरी बी नॉट। बी नॉट का मान हमको पता है, बी नॉट हम लिख देते हैं, ये है म्यू नॉट एम आई, म्यू नॉट एम आई।
डायरेक्शन हमें देखना है ना, क्योंकि v वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, v नॉट इंटू एन कैप। अब डायरेक्शन में क्या दिया गया है यहाँ पर 1/√2, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए साइन ओमेगा टी जे कैप कॉस ओमेगा टी के कैप, तो 1/√2 1/√2 मैं देखो चलो एक बार लिख देता हूं, v नॉट 1/√2 साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप डॉट एरिया वेक्टर है सिंसिनाटी, के कैप है ए इंटू के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से। तो देखो यहाँ बी नॉट इंटू a/√2 इट इज कॉन्स्टेंट, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस ओमेगा टी d∅dt d∅dt। तो d∅dt करेंगे तो v नॉट इंटू a/√2 इज कॉन्स्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन मेरे गांव में होता है माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, परिमाण देख लो इसका, बी नॉट ए ओमेगा अपॉन √2 साइन ओमेगा टी। हमने इसके परिमाण की बात कर दी भैया, है ना, परिमाण मिल गया। हाँ सर परिमाण मिल गया। अब हमने कहा इसी को हम वी इंड्यूज कहते हैं। ये क्या होता है, वी इंड्यूज। तो आई इंड्यूज कितना हो गया लूप में, पहले केस में आई इंड्यूज इज इक्वल टू कितना हो गया, वी इंड्यूज बाय आर। तो ये वी नॉट इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय √2 आर। ये आई को निकालने की जद्दोजहद थी। पहले केस में ये आई आया, पहले केस में क्या आया बेटा, ये आई का मान आया। ठीक है, अब हमें ए क्रॉस बी फिर से करना पड़ेगा पहले केस के लिए। अब टॉर्क निकालेंगे अपन, देखो टॉर्क है ना, केस 1 के लिए, मतलब ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 1 बोले तो वही केस 1 ले लो, केस 1 के लिए। ठीक है, तो अब देखना भाई, टॉर्क जब अपन लिखेंगे तो आई तो हमें मिल गया केस 1 का, आई हमने निकाल लिया, इनटू एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, अब बी बदलते जाएंगे, बी बदलते जाएंगे। तो बेटा हमें क्या मिल गया है, आई मिल गया है, एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, बी वेक्टर हमें पता है, ये सब हमें पता है। तो यहां से हमें टॉर्क मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्रॉस गुणनफल भी करना पड़ेगा भाई, अभी ए मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब टी की वैल्यू कितनी बोली गई है, टी इज इक्वल टू कितना पुट करना है, किस समय पे निकालना है टॉर्क, π/6 ओमेगा पर, और π/6 ओमेगा पर, π/6 ओमेगा पर, इसमें भी कैलकुलेशन है, π/6 ओमेगा पर आपको निकालना है। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो यहां से आप क्या करेंगे, जैसे ये पुट करेंगे तो आपको टॉर्क की कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। यहां से बेटा आपको टॉर्क की कुछ वैल्यू मिलेगी, बहुत बड़ी सी, अफलातून जफलातून टपला टिंगला पंगला रिंगला, है ना। इसमें से कुछ चीजों, ज्यादातर चीजों को क्या बोल दिया गया है, अल्फा, है ना। ये कांस्टेंट टाइम्स, ऐसे देख लो, ये जो हमें वैल्यू मिलने वाली है, ये मिलने वाली है कुछ ऐसे, टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स, बहुत अफलातूनी, ये अफलातूनी चीज को क्या बोल दिया गया, अल्फा बोल दिया गया, अल्फा, है ना। सवाल में बोला है कि ये जो उल्टी सीधी चीजें बार बार आएंगी इनको अल्फा बोल दो, है ना। ए आएगा, म्यू नॉट आएगा, एम स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर आएगा, ओमेगा आएगा, 2 आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, इन सबको अल्फा बोल दिया। तो टॉर्क आएगा वो कुछ कांस्टेंट टाइम्स अल्फा, जैसे किसी केस में 0 आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। पहले केस के लिए किया, पहले केस के लिए मैंने करके बताया। अब देखो दूसरे केस के लिए अपन करें, है ना, केस 2 के लिए, समझना, केस 2 के लिए। तो केस 2 के लिए अपन कहाँ करते हैं, यहीं करते हैं केस 2 के लिए।
केस 2 मतलब जो ऑप्शन आपको 2 दिया है उसके लिए भी करना पड़ेगा ये काम, इधर ही कर देते हैं। केस 2 में तो अपन केस 2 का फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे वी वेक्टर सेकंड केस का डॉट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर तो डायरेक्ट कर लो, ये तो वी नॉट हो गया, वी नॉट हो गया, और एरिया वेक्टर तो जे कैप में अगर हम यहां गुणा करेंगे तो एरिया वेक्टर किस में, के कैप में, एरिया वेक्टर किस दिशा में बेटा, के कैप में, बाई दिशा में, बाई दिशा में है ना, और यहां पर आई जे है, आई जे है, तो डॉट प्रोडक्ट बेटा जीरो ही हो जाना है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर करने जाएंगे तो डॉट के क्या पाएगा, तो के का जे से जीरो, तो इस केस में जीरो आ जाएगा बेटा, इस केस में कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये और बेसिकली इसमें है क्या, ये तो कांस्टेंट हो गया, मैं लिख ही देता हूँ, ये 1/√2, 1/√2, पहले में कॉस है साइन है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन के साथ आइए, साइन ओमेगा टी, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो ही हो जाएगा, लेकिन मैं चलो लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी जे कैप डॉट एरिया इंटू के कैप। ठीक है, ऐसा, तो ये जीरो हो जाएगा गुणनफल, ये जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो वी इंड्यूज भी जीरो, वी इंड्यूज भी जीरो तो आई इंड्यूज भी जीरो, आई इंड्यूज जीरो तो टॉर्क भी जीरो, तो टॉर्क भी जीरो आ गया, टॉर्क भी कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब ऐसा हर केस में करना है, सेकंड के लिए क्या, थर्ड में करेंगे तो B2 लेंगे, B3 लेंगे, B3 लेंगे, फोर्थ में करेंगे B4 लेंगे। ठीक है, अब इसमें तो यही हमें पता चल गया टॉर्क जीरो है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉर्क जीरो नहीं होता तो फिर हमको क्या करना, इस केस में हमें आई इंड्यूस 2 है, आई निकालना पड़ता, फिर एरिया वेक्टर क्रॉस B2 लेना पड़ता, क्रॉस प्रोडक्ट करते फिर हमें टॉर्क मिलता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर टाइम की वैल्यू हम π/6 ओमेगा रखते, टाइम की वैल्यू कितनी रखते बेटा, π/6 ओमेगा, तब हमें आंसर मिलता, बरोबर ऐसा। हाँ, अब जैसे हमें इसमें पता चल गया कि सेकंड में जीरो आना है, सेकंड का जीरो, पी का जीरो, पी का जीरो है, पता चल गया, पी का नहीं, फर्स्ट का पी का जीरो मतलब सेकंड का पी है, सेकंड का क्या है, पी है, सेकंड का पी, तो सेकंड का पी पता चला, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, दो तो यही निपटा दिए, दो तो हमने यही निपटा दिए। अब फर्स्ट चेक मतलब देखो सेकंड का जीरो हमें मिल गया, अब फर्स्ट चेक करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना, ये सोचना होता है अपन को, चलो जैसे फर्स्ट निकाल ही लिया तो सेकंड का ये मिल गया, है ना, सेकंड का आसान है, फिर इसके बाद थर्ड चेक करने का भी कोई मतलब नहीं है, थर्ड चेक करने का भी कोई मतलब नहीं है, है ना, थर्ड चेक करने का अब कोई जाए कि नहीं हम सर तीसरे केस के लिए चेक करेंगे, हमने कहा कुछ मिलेगा ही नहीं, जो जोड़ी मिलाने वाले ऑप्शन है ना, अब देखो इसमें कैलकुलेशन कितनी सारी है, कैलकुलेशन कितनी सारी है, लेकिन लेकिन बेटा आप कैलकुलेशन को आधे तक रिड्यूस कर सकते हो, और ये पहले से दिमाग में आना चाहिए कि जब आप जोड़ी मिला रहे हैं तो कोई हमें डायरेक्ट दिख रहा है क्या, तो ऐसा होगा कि एक आध विकल्प आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, कि जैसे फर्स्ट सेकंड का पी है, सेकंड का पी है, अब सेकंड का पी दिख गया तो ये दो गलत हो गए, है ना, अब अपन देखने जाए क्यू के लिए, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें चेक नहीं करना चाहिए, इसमें भी यस, इसमें भी, इसमें चेक नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ फोर्थ के लिए चेक कर लो, वही आंसर डिसाइड कर देगा, फोर्थ के लिए चेक कर लो, वही आंसर डिसाइड कर लेगा, एक केस और, बरोबर, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें ऑल दो कैलकुलेशन है, लेंदी है थोड़ा सवाल, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कैलकुलेशन को ना, मतलब जो टाइम लगने वाला है ना, मान लीजिए 10 मिनट, तो उसको आप 7 मिनट में तक खींच सकते हैं, या मान लीजिए आपको टाइम 5 मिनट लगता है तो 5 मिनट का काम आप 3.5 मिनट में कर सकते हैं, ऐसा। टाइम तो लगता है, इसलिए तो एडवांस का कट ऑफ कम जाता है, एडवांस कट ऑफ कैसा जाता है, कम जाता है। आइए अगला सवाल, देखो मैं एक सेफर साइड में बोल रहा हूं, सेफ साइड में, कि अगर आप 10 मिनट में एक सवाल करते हैं, 10 मिनट में एक सवाल करते हैं, मान लीजिए एडवांस में, है ना, अब ऐसा नहीं होता बेटा सभी सवालों में 10 मिनट लग रहे हैं, कुछ आसान भी होते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जिसमें 10 मिनट से ज्यादा लगे, हमने कहा उनको छोड़ने का होता है, रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, चलो हमने ऐसे ही मोटा माटी मान लिया कि हमको 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, अब मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट की, तो 1 घंटा मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए, 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर
मतलब एक पेपर 3 घंटे का, 2 पेपर होते हैं, तो 10 मिनट मिल रहा है, तो टोटल आप कितने सवाल कर पाए? 6। टोटल कितने सवाल कर पाए? 6 पहले पेपर में। ऐसे ही आप दूसरे पेपर में मान लो, तो दूसरे पेपर में कितने सवाल कर पाए? 6 कर पाए। तो पहले पेपर के 6 सवाल, दूसरे पेपर के 6 सवाल, 6 6 12, 6 6 12। हम मार्किंग अलग अलग होती है, 3 नंबर का होता है, कोई 4 नंबर का होता है, कोई 3 नंबर का होता है, कोई 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सेफ साइड में अपन चल के देखें तो हमने 12 या 36, हमने मान लीजिए 6 6 12 सवाल हो गए। 12 सवाल का आपको मान लीजिए कितना 45 मार्क्स मिला, 45 मार्क्स के ऑन एन एवरेज। 4 नंबर का हुआ तो 48, 3 का हुआ तो 36, है ना। अब कुछ अलग अलग नंबर के होते हैं, हमने इतने ले लिए। ठीक है, 45 नंबर किसमें? एक विषय में, एक विषय में। तो 3 विषय में कितने नंबर हो गए? 135, 135, 135। कट ऑफ कितना जाता है? पिछले साल को 70-80 नंबर गया था। हम 100 नंबर मान लेते हैं। पेपर थोड़ा आसान होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, पेपर आसान होगा तो ज्यादा सवाल कर पाएंगे, है ना। है ना, कुछ ऐसे ही कट ऑफ गया था, 75, 77, 80, ऐसा कुछ गया था आसानी से। 100 नंबर भी मान लो तो 135, 135। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि तो मैंने ऐसे माना कि हर एक सवाल में 10 मिनट लग रहा है। अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं बेटा 2-3 मिनट में हो जाते हैं, है ना, ऐसे भी सवाल होते हैं। तो एडवांस में आपको सर क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे मैं भी आपको एक सवाल सॉल्व कराता हूँ तो ऑन एन एवरेज 20 मिनट में सवाल हो जाता है अगर हम सवाल करें तो आपको समझाने के साथ साथ, है ना। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो बहुत आसान सवाल हैं उनको नहीं करवाएं, है ना। जैसे आसान सवाल भी होते हैं तो वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, जो ठीक सवाल लगते हैं वो मैं करवा देता हूँ, है ना। अब जैसे आसान भी सवाल होते हैं, जैसे ये सवाल है ना, ये आसान सवाल है, ये आसान सवाल है। अगर मुझे इसको करवाना हुआ तो देखो, एल्यूमिनियम का एक अचुंबकीय पदार्थ से बनी हल्की चक्रिका क्षेत्र अवस्था में रखी है एवं अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि एक प्रबल चुंबक को चक्रिका के थोड़ा ऊपर रखकर उसके अक्ष से दूर एक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखते हुए चक्रिका के अक्ष के परितः चक्रण कराया जाता है, तब चक्रिका क्या करेगी? तो देखो सिंपल सी चीज है, हम ऑप्शन भी देखने नहीं जा रहे हैं। एक मेटालिक प्लेट है, एक मेटालिक प्लेट है, ये और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ठीक है, अपन को पता है कि जब चुंबक और धातु के बीच, जब चुंबक और प्लेट के बीच आपेक्षिक गति होती है या किसी धातु में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उनमें प्रेरित धारा आती है। क्या आती है बेटा? प्रेरित धारा आ जाती है। क्या आती है? प्रेरित धारा, आपेक्षिक गति के कारण, है ना, जिसके कारण हीट लॉस वगैरह होता है। इनको हम एडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट। तो एडी करंट का कारण क्या है? अपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति। और प्रेरित धारा क्या चाहती है? कि आपेक्षिक गति ना हो, लेंज का नियम। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो अपने आने का विरोध करती है। आने का कारण क्या? अपेक्षिक गति। आने का कारण क्या? अपेक्षिक गति। अब ये डिस्क है, ये है, अगर हम इसको चलाएंगे, अब हम इसको चलाएंगे तो इनके बीच अपेक्षिक गति होगी, तो डिस्क चाहेगी अपेक्षिक गति ना हो, डिस्क चाहेगी अपेक्षिक गति ना हो। समझ रहे? ठीक है, जैसे हमने कहा एक हाथ दूसरा हाथ, दोनों विराम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपेक्षिक गति नहीं है, कोई प्रेरित धारा नहीं है। अब हम एक को चलाए तो अब ये अपेक्षिक गति हुई, एक को चलाए ऐसे तो अपेक्षिक गति हुई भाई, ऐसे एक विराम में एक विराम में एक, ऐसा हम इसको चलाए। हमने कहा जैसे हम इसको चलाएंगे, जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो अपेक्षिक गति होगी। तो ये वाला भी क्या करेगा? इसके साथ साथ चलने का कोशिश करेगा। इसका तो चलने का मान ये कहेगा हम मानेंगे नहीं, हम चलेंगे। दोनों विराम में था, कुछ नहीं था, तब सब शांति थी। इसने कहा हम चलेंगे, हमारा चलने का मन कर रहा है। इसने कहा अच्छा तुम चल रहे हो, तुम्हारे चलने के कारण हमें प्रेरित धारा आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ। तो इसने कहा कि अगर तुम चल रहे हो तो हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ साथ, तुम चल रहे हो तो हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। अपेक्षिक गति अब नहीं हो रही है, अपेक्षिक गति नहीं हो रही है। ठीक है, एक चली तो उसके साथ दूसरी भी चल पड़ी, तो दोनों साथ साथ चल रही है, अपेक्षिक गति नहीं हो रही है। बस ये आप जानते हैं। अब ऑप्शन पढ़ लो।
चुंबक की गति की दिशा के विपरीत घूर्णन करेगी, नहीं साथ साथ, ऐसा थोड़ी ना कि एक हाथ इधर जा रहा है दूसरा हाथ इधर जा रहा है, तब तो अपेक्षित गति और ज्यादा हो जाएगी, अपेक्षित गति और ज्यादा हो जाएगी। अगर दो वस्तुओं के बीच में अपेक्षित गति ना हो या अपेक्षित गति न्यूनतम हो, उसके लिए वस्तुओं को समान दिशा में चलना पड़ेगा, एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी उधर चले, विपरीत दिशा में तो गड़बड़ हो जाएगा। चुंबक की गति की दिशा में घूर्णन करेगी, बिल्कुल सही बात है। साथ साथ जिस दिशा में चुंबक घूम रही उसी दिशा में प्लेट घूमेगी, ताकि उसको लगे हम साथ साथ ही, अपेक्षित गति का अपेक्षित गति नहीं होगी। घूर्णन नहीं करेगी दत्त घूर्णन करेगी, घूर्णन नहीं करेगी दत्त घूर्णन करेगी। अच्छा, घूर्णन नहीं करेगी, इसका तापमान अपरिवर्तित रहेगा, ये महागलत है। अगर ऐसे लिखा होता घूर्णन करेगी और तापमान अपरिवर्तित रहेगा तो भी ये गलत था, क्योंकि घूर्णन तो करेगी और होता क्या है कि अपेक्षित गति के कारण एडी करंट आती हैं, और एडी करंट क्या करती हैं, मतलब एडी अगर करंट है तो वो ऊर्जा हानि करती है, ऊर्जा हानि करेंगी ऊष्मा के रूप में, तो तापमान बढ़ेगा, तो घूर्णन करेंगी तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आप घूर्णन करेंगी तापमान बढ़ेगा। अब आप ऐसा सोच सकते हो सर आपने तो कहा ना कि साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं तो फिर वो नहीं होना चाहिए, क्या प्रेरित धारा नहीं आनी चाहिए। हमने कहा ये तो अपन कहते हैं कि साथ साथ चलेंगे तो प्रेरित धारा नहीं आएगी। अब एकदम बिल्कुल एक जैसी गति थोड़ी ना हो जाती है, एकदम साथ साथ थोड़ी ना चल लेते हैं, थोड़ी बहुत तो अपेक्षित गति होगी ना, शुरुआत में तो होगी। शुरुआत में हमने चुंबक घुमाई, फिर डिस्क घूमना स्टार्ट करेगी, और डिस्क घूमना स्टार्ट क्यों करेगी, हम चुंबक घुमाएंगे, डिस्क में क्या आएगी, प्रेरित धारा आएगी, वो प्रेरित धारा इस प्रकार से होगी कि डिस्क को घुमाएगी। अब प्रेरित धारा डिस्क में आएगी तभी डिस्क घूम पाएगी, प्रेरित धारा आ गई तो ऊष्मा की हानि होगी, ऊष्मा की हानि होगी तो ताप बढ़ेगा। अगर हाँ इसमें लिखा होता घूर्णन करेगी परंतु उसका ताप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। तो एक ही ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। तो ऐसे भी ऑप्शंस, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे नहीं कि पुराने 20 में ही पूछा गया अभी, है ना, इस तरीके से। चलो अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, है ना, ये मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, ट्राई करना, मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट टर्न पर, है ना। दिस इज योर होमवर्क, ट्राई मैं क्लास में कराऊंगा। मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक है। और तो होमवर्क होंगे ही, मैं ये एक ही क्वेश्चन के भाग हैं अलग अलग, मैं क्लास में करवाऊंगा। ना ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता है ना। हिंट दे दूं, हिंट बेटा ये कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, तो फाई बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स को अपन क्या लिख लेते हैं, है ना, फाई को हम एल आई लिखते हैं, है ना, और फाई को अपन क्या लिखते हैं, वी इंटू ए भी लिखते हैं फाई का, है ना। सोचना है यहाँ से कुछ, फिर मैं आपको करवाऊंगा। प्रतिरोध है नहीं इसमें, और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से करवा चुका हूं बेटा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, रिपीटेड है कुछ सवाल। एक ये वाला क्वेश्चन और करके आना, ये भी मैं क्लास में करवाऊंगा, होमवर्क टू ट्राई केस में कुछ नहीं है, बस इसमें एक चीज सुन लो कि जैसे ये लूप है ना, अब हमें ये देखना है कि लूप में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो जोड़ेंगे या घटेंगे, या जो फ्लक्स है वो जोड़ेगा या घटेगा। तो बस ये देखना कि जैसे ये लूप है, हम इस लूप में घूम रहे हैं ऐसे, इस लूप में घूम रहे हैं ऐसे, तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा, इस लूप का एरिया वेक्टर वो कहां होगा, अंदर होगा। लूप का एरिया वेक्टर कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर वो कहां होगा, के कैप में, इनफैक्ट माइनस के कैप में, माइनस के कैप, ठीक है। मान लीजिए इस लूप में हम ऐसे गए, तो लूप में चलने की दिशा में उंगलियां घुमाए, एरिया वेक्टर कहां है, अंदर। अब यहां से हम चलते इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, इधर गए, ऐसे ही तो घूमेंगे,
इधर थोड़ा ना मुड़ जाएंगे, ऐसे तार आया है। तो अब देखो इसमें देखेंगे तो ये लूप में ना अपोजिट सेंस अपोजिट है, तो इसमें हम उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ आएगा बेटा, बाहर आएगा, अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी जो दिशा होगी वो प्लस के कैप होगी। अब इसमें फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका फ्लक्स नेगेटिव। बी कहाँ है, अंदर, बी कहाँ है, अंदर है भैया। बी अगर अंदर है तो इसका फ्लक्स हम फाई वन लिखें, फाई वन लिखें तो कितना हो गया, बी इंटू ए, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टू इज इक्वल टू बी इंटू टू ए, बी इंटू टू ए, ठीक है, विद अ माइनस साइन। सर माइनस साइन क्यों, क्योंकि हमने कहा देखो बी तो अंदर ही है, यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जो अपन फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो एक केस में थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ, और एक केस में थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। सेकंड केस में थीटा 180 होगा, एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फ्लक्स कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, तो फ्लक्स कैसा होएगा भाई साहब, पॉजिटिव होएगा भैया। ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो अब फ्लक्स अपोजिट है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी अपोजिट है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल घटेगा। फ्लक्स में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, अब तो आंसर भी मिल जाएगा। फ्लक्स में क्या आया, कॉस थीटा आया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ये कह रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल में कॉस थीटा आएगा, ये गलत हो गया। जब वलय का कागज तल के अभिलंबित दिशा में होता है तब फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब वी इंड्यूस्ड, वी इंड्यूस्ड किसके समानुपाती होगा, फ्लक्स में कॉस थीटा, फ्लक्स में कॉस थीटा, तो विद्युत वाहक बल में साइन थीटा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब आप देखना कि साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर। तो सही बात है, जब एंगल कितना होगा, पाई बाई टू, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अभी ये ऐसे है, ऐसा है, अब जब ये ऐसा हो जाएगा, अभी लूप ऐसा है, ऐसा ऐसा रखा है लूप, अभी लूप कैसा रखा है बेटा, अभी लूप ऐसा रखा है, ऐसा, जब ऐसा हो जाएगा तब कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 पर ही मैक्सिमम होता है। दोनों वलय में उत्पन्न अधिकतम कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम छोटे वलय में उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत बल के बराबर होगा। दोनों वलय में उत्पन्न अधिकतम कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम छोटे में उत्पन्न, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर कैसे, हमने कहा देखो एक में मान लीजिए वी इंड्यूस है, बी इंटू ए, बी इंटू ए, दूसरे में मतलब एक में वी इंड्यूस, जैसे दूसरे वाले में बी इंटू टू ए आ गया, बी इंटू टू ए आ गया, तो पहले वाले में कितना आएगा, बी इंटू ए आएगा, एरिया ऐसा सा। अब वी नेट कितना आएगा, वी नेट कितना आएगा, वी वन माइनस वी टू, वी टू माइनस वी वन, क्योंकि घटेंगे, तो वी नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको घटाएंगे, बी इंटू ए आ गया। तो छोटे वाले में कितना, बी इंटू ए, बड़े वाले में कितना, बी इंटू ए, घटेंगे ना भैया, विपरीत है ना फ्लक्स, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, घटेंगे। क्षेत्रफल के योग के समानुपाती होगा, नहीं, जो नेट होगा क्षेत्रफल घट रहा है, बी कॉमन आ जाएगा, 2a माइनस ए, एरिया घट ही रहे हैं ना भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल घट रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा, आई थिंक ए भी सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे देखना बेटा, चलो ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। और क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं आपको गृह कार्य के तौर पे दूंगा, है ना। अभी आज गृह कार्य बेटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, कुछ एसी के सवाल भी देने, ईएमआई के सवाल भी देने, तो थोड़ा सा ज़्यादा गृह कार्य हो जाएगा, तो करना कोशिश करना। लेकिन बहुत सारे सवाल हम इसमें से जो बहुत सारे सवाल अपन प्रयास एयर बैच में कर चुके हैं, है ना, वरुण बैच में भी किए होंगे आपने, बहुत सारे सवाल वगैरह आप कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा बेटा कि ये मत देखना कि हमें सभी सवाल करने हैं, ये देखना कि आप इजीली आसानी से कितने सवाल कर सकते हैं, है ना, उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना,
मैंने आपको बोला कि 10 मिनट में अगर आप एक सवाल कर रहे हो तो 1 घंटे में 6 सवाल करोगे, 40 नंबर लगभग, लगभग 40 नंबर मान लो 1 घंटे के, 1 घंटे के 40, 3 घंटे के नहीं, मतलब 1 घंटे, मतलब एक विषय के 40, एक विषय के 40 नंबर, 3 विषय के 120 नंबर, ये मिनिमम में कह रहे हैं। अब सभी सवालों में 10 मिनट थोड़ा ना लगेंगे, अब सभी सवाल 10 मिनट वाले होंगे तो फिर कट ऑफ कम जाएगा, पेपर टफ में काउंट होगा, है ना। और कुछ सवाल होते हैं 20-25% सवाल बेटा आपको ऐसे मिलेंगे जो आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाए, जल्दी सॉल्व कर पाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। भाई बुझा दो भाई, डन डन।